नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो तस्वीरें ताजा निकलकर सामने आ रही है कि देश का एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट में नेपाल अब घिर चुका है। संसद भवन जलाया गया, प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया और देश की सड़कों पर जन विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। उन्हें सेना की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले राजधानी काठमांडू में स्थित संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। भीड़ ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के निजी आवासों पर भी हमला बोला, तोड़फोड़ की, आगजनी की। इस बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 400 से अधिक जो है घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल में जारी इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा 400 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को कई इलाकों में तैनात किया गया है, लेकिन हालात अब भी बेकाबू बने हुए हैं। तो आपको ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का घर जो है जला दिया गया, आगजनी की गई। गृह मंत्री का घर भी जो है वो भी जला दिया गया। राष्ट्रपति के घर पर कब्जा किया गया। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस ऑफिस फूंक डाला गया, हर जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन नहीं रोकी। जगह जगह प्रदर्शन की जा रही है। आग के गोले बनाकर घरों में फेंका जा रहा है, चाहे वो पीएम ओली के घर पर हो या फिर राष्ट्रपति के घर पर हो। जगह जगह जो है नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारी जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। आक्रोश देखा जा रहा है। आगजनी और तोड़फोड़ जो है वो लगातार हो रही है। राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया गया है। तो जेएनजी के ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, जिसके बाद कल से लेकर अभी तक में नेपाल के पीएम को इस्तीफा तक देना पड़ गया। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी की, तोड़फोड़ की। विद्रोह की आग में जो है वो नेपाल जल रहा है। तो सोशल मीडिया बैन के बाद जो है ये जेएनजी का प्रदर्शन चल रहा था। कल से प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके बाद हमने देखा किस तरह से पूरा नेपाल प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की आड़ में आगजनी हुई। संसद भवन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, जिसके बाद पीएम ओली के घर तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए। राष्ट्रपति के घर पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच आपको यह भी बता दें कि नेपाल की हवाई सीमाएं जो हैं वो भी सील कर दी गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली, मुंबई से यात्री वापस लौट रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो पूरा नेपाल जो है वो सुलग रहा है। दिल्ली में नेपाल दूतावास की इस दौरान जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो आपको बता दें कि 4 साल में भारत के 4 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट देखा गया। इसके पहले हमने बांग्लादेश में देखा था। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से नेपाल जो है वो सुलग रहा है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस मार्च इस बीच निकाला है। धनगढ़ी में नेपाली कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की।
तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि एनजीओ हामी नेपाल ने फिर से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो बात करते हैं जेनजी का नेपाल क्यों है, इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे इनपुट एडिटर हैं कृष्णकांत जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही संवाददाता नेपाल से जुड़ चुके हैं सुबोध जी। सुबोध जी, सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल अभी की ताज़ा स्थिति के बारे में सबसे पहले आप बता दीजिए कि वहाँ पर ताज़ा स्थिति अभी फिलहाल क्या बनी हुई है। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? सुबोध, आप सुन पा रहे हैं? जेएनयू का जो मकसद था, जिस तरह से जेएनयू का मकसद कामयाब हो चुका है, सुबह से ही जिस तरह से प्रदर्शनकारी लोग अपने स्थिति माहौल में जो भी से नीचे का और बड़े साल से इस पोस्टर का सभी को सार्वजनिक रूप से जी बलिदान दिए। सुबोध, मैं आपके पास आऊंगी वापस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके पास मैं आती हूँ वापस, टेक्निकल खामी हो सकते हैं। सीधे मैं रुक करती हूँ। मेरे साथ इनपुट एडिटर जुड़े हुए हैं कृष्णकांत चौधरी जी। कृष्णकांत जी, बताइए कि ये जो जेनजी का जो हम कल से प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या ये प्रदर्शन जो है ये कोई साजिश थी, पहले से ही संगठित, यानी कि पहले से ही कोई साजिश आपको लग रही है, या फिर ये प्रदर्शन अचानक से किया गया, अचानक से ये सारी चीजें सामने आई? क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? कृष्णकांत जी, आपको आवाज आ रही है? कृष्णकांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मैं सुबोध जी के पास रुक करती हूँ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेनजी द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार जो है प्रदर्शन के आड़ में जो है विद्रोह की आग जो है वो हमने देखा नेपाल में। लगातार आगजनी, चाहे वो पीएम के आवास पर हो, या फिर गृह मंत्री का घर हो, या फिर वहां के राष्ट्रपति के घर पर जहां एक और विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस का ऑफिस फूंक डाला गया। इस बीच पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा बल मौजूद हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं कि उन्हें रोक पाना वहां के सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फिलहाल आपको ये भी बता दें कि पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को मंजूरी भी मिल गई है। राष्ट्रपति ने पीएम ओली के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी आगजनी की है। तो नेपाल की सेना ने पीएम ओली को पद छोड़ने की सलाह दी थी, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो प्रदर्शनकारियों ने कई शीर्ष नेताओं के घर दफ्तर को निशाना बनाया। तो सीधे मैं रुक करती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी, ये बताइए कि जो ये प्रदर्शन हुए, जिस तरह के हालात हमने कल से लेकर आज तक में देखे, क्या ये पहले से ही संगठित एक साजिश थी, या फिर ये अचानक किया गया? किस तरह से आप देख रहे हैं इस प्रदर्शन को जेनजी द्वारा किया गया? कृष्णकांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो प्रदर्शन जो है वो लगातार उग्र हो रहे हैं, और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि भारत में जो नेपाल के दूतावास है वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस बीच जो है दिल्ली में नेपाल दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई, जिसके बाद जो है ये भी खबर आ रही है कि वीरगंज में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने इस बीच जुलूस भी निकाला।
तो सीधे मैं रुक करती हूँ। इस बीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णकांत चौधरी न्यूज रूम से। कृष्णकांत जी, ये बताइए कि जिस तरह से पीएम ओली का इस्तीफा और साथ में जो अगजनी हुई जेनजी के प्रदर्शनकारियों द्वारा, क्या ये अचानक से हुआ या फिर संगठित साजिश थी? कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये देखिए, इस लेवल की जो बातें होती है, प्रदर्शन होता है और लोग रोड पे आ जाते हैं, ये सब कोई ओवरनाइट नहीं है, मतलब एक बार नहीं होता, बल्कि इसकी एक प्लानिंग होती है। कई दिनों से बातें आ रही थी। मुझे लगता है कि जब इस सरकार का गठन हुआ था 2015 में, तब से ये मामला चलता आ रहा है। 1 साल 2 महीने की ये सरकार आखिरकार आज गई है, यानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। अब कई तरह की बातें आ रही है कि आखिर प्रदर्शन क्यों हुआ। तो प्रदर्शन के पीछे जो जेनजी जो एक मामला है, जो युवा हैं, और उनको ये लग रहा था कि नेपोटिज्म हो रही है नेपाल के अंदर में। नेपोटिज्म के कारण उनको वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार थे। और काफ़ी भ्रष्टाचार था वहाँ पे ओली सरकार में। उनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे, महंगाई बढ़ रही थी, युवाओं को कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो ये सब बातें नेपोटिज्म की ओर इशारा कर रही थी और युवा जो है वहाँ का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चाहती थी युवा भर कि किसी तरह से सरकार यहाँ से जाए, और ऐसा हुआ भी है। अब सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ पर यह है कि ओली के जाने के बाद आखिर कौन सरकार में आता है, किसकी सरकार बनती है, किसे ये चुनौती दी जा रही, क्योंकि जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, काफ़ी जाने गई हैं वहाँ पर, और काफ़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं और नेपाल पूरी तरह से जल रहा है। काठमांडू की बात करें, वीरगंज की बात करें। सवाल ये भी हो जाता है कि ये जेनजी यानी कि नेपाल के जो युवा हैं, इसके पहले भी कई सारे प्रदर्शन उन्होंने किए हैं, लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन है वो किस तरह से अलग हो जाता है? पहले भी देखिए कई बार इनकी भूमिका रह चुकी है, कई सारे मुद्दों में रह चुकी है, लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन था ये कैसे उन सभी से अलग है? कैसे देखते हैं आप? जो अब तक जो रिपोर्ट है उसमें ये साफ आपको जाहिर है कि नेपाल में इस बार युवा वर्ग जो सोशल मीडिया पर बैन था, तो उनको लग रहा था कि हमको बैन कर दिया गया, हमारी स्वतंत्रता पे, उन्मुक्तता पे और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर रोक लग गई है। उनको लग रहा था कि कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ अपनी बात रखें। और युवा वर्ग जो है बिल्कुल एक आज़ादी चाहता है, उनकी जो सोच है उसको मैच करना होता है। सरकार एक प्रतिबंध लगा दिया, युवा वर्ग को उससे काम भी मिल रहा था, रोजगार भी मिल रहा था, सोशल मीडिया से लगातार जुड़े हुए थे, उनके पैसे की कमाई हो रही थी और भारी तादाद में जो वहाँ युवा वर्ग है उससे जुड़ा हुआ था। सोशल मीडिया आपको कनेक्टिंग वाला मामला है, वर्ल्ड ओवर में आप कनेक्ट होते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, वो खेल की बात हो, मनोरंजन की बात हो, म्यूजिक की बात हो या राजनीति की बात हो, सोशल मीडिया से ही आजकल लोगों को सबसे पहले पता चलता है कि आखिर क्या हो रहा है। इस पे बैन लगा दिया गया। इस बैन को लेकर वो सरकार की तरफ गए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ओली सरकार जो कि गठबंधन की सरकार थी, देवबा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार का गठन किया था। आपको याद होगा कि 88 सीटें देवबा के पास थी, 79 सीटें ओली केपी शर्मा ओली के पास थी। तो ये गठबंधन एक तरह से गठजोड़ था। और आपने देखा है कि नेपाल की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, जब गठबंधन की सरकार होती है तो कमज़ोर होती है, उसको तमाम तरह की चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। और आपने ये भी देखा यानी कि कृष्णकांत जी, हम कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार होने की वजह से ही इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिर जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी शांत क्यों नहीं हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नेपाल के पीएम से लेकर राष्ट्रपति, कई सारे मंत्रियों ने, सभी ने इस्तीफा, एक एक करके सभी इस्तीफा दे रहे हैं। बावजूद इसके नेपाल की सड़कों पर अभी भी प्रदर्शन लगातार जारी है, जगह जगह अगजनी की जारी है। तो ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में बीते दिन से ही हिंसा, पथराव, अगजनी और तोड़फोड़ का दौर लगातार जारी है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन ने ओली सरकार को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। तो सीधे मैं रुक करती हूँ, मेरे साथ कृष्णकांत चौधरी लगातार बड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी, ये बताइए कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया, बावजूद इसके अभी भी प्रदर्शन क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों जेनजी जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं, आखिर इनकी क्या मांग है? क्या लग रहा है आपको, कैसे आप देखते हैं?
देखिए, आपको ऐसे समझाया जा सकता है कि ये जो आंदोलन है नेपाल जी। में हुआ है, ये नेपाल में आंदोलन कोई एक दिन की बात नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ की गई। और प्लानिंग के पीछे जो असंतोष था नेपाल के अंदर में, उसको देखना होगा। सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जी। बैन के बाद विरोध करने की एक बात आई, उन्होंने तैयारी की और जी। पहले उम्मीद कर रहे थे सरकार से कि हमारे ऊपर जो बैन है, खासकर सोशल मीडिया पर, उसको हटा लिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। जैन जी का जो मामला आ रहा है, उनको लग रहा था कि हमारी जो स्वच्छंदता है, उन्मुक्तता है, उस पर रोक लगा दी गई है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, ओली की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी, वो भ्रष्टाचार के नमूने उनके बार बार सामने आ रहे थे। जो उनके मंत्री थे, उनके जो बेटे हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो लगातार मौज मस्ती कर रहे थे, होटल में जा रहे थे और इस तरह से वो पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा था। जो आम जनता है, खासकर युवा वर्ग है, उनको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। युवा वर्ग को लग रहा था हमारे साथ गद्दारी की जा रही है, हमारी जो मांगे हैं उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने एक रास्ता खोज निकाला, क्यों नहीं ओली सरकार पर दबाव बनाया जाओ। इस्तीफा देने की बात नहीं थी, पहले दबाव बनाने की बात की गई थी। कल जब आंदोलन के पहले दिन लोग जो जेन नेक्स्ट है वो रोड पे आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, आगजनी की, तो बिल्कुल एक कंट्रोल सी बात थी। लेकिन आज बिल्कुल परिदृश्य बिल्कुल अलग था। जो सिनेरियो वहाँ से दिख रहा था अलग था। हिंसक हो गए थे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाया, प्रधानमंत्री आवास को बनाया, संसद को बनाया और वहाँ जो प्रमुख इंस्टॉलेशन है उसको भी बनाया गया, जो न्यायाधीश हैं उनको भी बनाया गया और जो महत्वपूर्ण होटल है नेपाल के अंदर में उसको भी बनाया गया। तो ये साफ झलक रहा था कि प्रदर्शनकारी अपनी मांग पे अड़े हुए थे। वो चाहते थे कि ओली सरकार को जवाब दें और जवाब देने के बजाय ओली ने एक विकल्प चुना और विकल्प ये चुना जो चुनौतियाँ थी नेपाल के अंदर में उसका सामना नहीं कर सके और वो वहाँ से निकलने का एक मार्ग अपनाया। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि ओली सरकार प्रदर्शनकारियों की जो डिमांड थी, जो मांगे थी, उनके आगे में वो झुक गई है। और जो इस्तीफे का जो दौर चल रहा है तो अस्थिरता का माहौल है। भारत के लिए एक चिंता की बात है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आपने श्रीलंका में देखा कितनी अस्थिरता थी, आपने बांग्लादेश में देखा कितनी अस्थिरता थी और अभी जो खासकर दुनिया के अंदर में युद्ध हुए हैं, ईरान वगैरह से भी हुए, तो उससे भी दबाव में है। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को काफ़ी संभल कर चलना पड़ रहा है, कदम फूक फूक कर डालना हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारा व्यापार है, हमारा रिलेशंस है, बेटी रोटी का रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में। इसको भारत सरकार बहुत ही संजीदगी से देख रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जो थिंक टैंक है उसको एक एक पल की नज़र है नेपाल के ऊपर में और आने वाले समय में कुछ घंटों में आपको पता चलेगा कि किसकी सरकार आ रही है, ये गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं और क्या विकल्प आता है, ये अब से कुछ देर बाद पता चलेगी संगीता। लेकिन कृष्णकांत जी ये बताइए, जैसा कि आप बार बार ये बोल रहे हैं कि जैन जी को स्वतंत्रता चाहिए, तो जैन जी की बात भी तो मान ली ना सरकार ने। उन्होंने जो बैन था वो हटा दिया, उसके बाद जो है उसके बावजूद भी इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं और साथ ही जो बैन जो हटाया गया था, जिस भी साइट्स पर बैन थे वो सारे अमेरिकी जो साइट्स थे उसी पर बैन थे, तो सारे बैन भी हटा दिए गए। फिर भी ये जो प्रदर्शन है ये क्यों? क्या ये लगता है आपको कृष्णकांत जी कि इस तरह के जो प्रदर्शन नेपाल में हो रहे हैं ये किसी और जो देश में भी इसकी लौ जल सकती है? देखिए, एक अच्छी बात ये रही है कि आपको पता है कि ओली के पीछे चीन है, ठीक है, बीजिंग है, शी जिनपिंग है, वो लगातार उसकी मदद कर रहे थे। और कई बार आपने देखा होगा कि चीन के जो डेलीगेशन है लगातार नेपाल दौरे पे होते हैं, वहाँ पर वो सब कुछ जानते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो बातें हैं वहाँ पर है, यानी जो कम्युनिस्ट की सरकार है वहाँ पर कम्युनिज्म है। जेन जी को इन लोगों ने हथियार बनाया है, यानी कि आप साफ कहते हैं कि जेन जी को हथियार बनाया गया है। मैं पाठकों को ऐसे बता सकता हूं दर्शकों को कि अभी अमेरिकी जो एक सल्तनत है वो बिल्कुल नेपाल से गायब हो गई थी। भारत और चीन ने मिलके बिल्कुल इनको गायब सा कर दिया था। सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें थे उसको वहाँ से हटा दिया गया था और ये पहला राष्ट्र नेपाल है जहाँ पर कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बड़ा डिसीजन था नेपाल के लिए, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक को ये अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि इसको डीएस्टेबलाइज करें, डीलिंग करें और अमेरिकी कोशिश रही है कि फिर से उनकी जो मांगे हैं पूरी हो। तो ये बिल्कुल ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और ये विदेशी धरती से साजिश रची गई है। किस तरह की साजिश आप मानते हैं? आप ये किस तरह की साजिश मानते हैं? देखिए, जो आप अगर विश्व की बात करें
तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस कदर वहाँ के शासन में, सत्ता व्यवस्था में, सरकारों में अपनी दखल अंदाजी देता रहा है, अपनी बातें रखता आ रहा है विश्व के हर मंच पर। आपने देखा कि अभी चीन में क्या हुआ तो उससे अमेरिका प्रभावित होता है, रूस में कुछ बात होती है तो अमेरिका प्रभावित होता है। अमेरिका थिंक टैंक ये चाहती है कि नेपाल के अंदर में उसकी बात हो, उसकी सेइंग हो, उसकी बात चले। तो इसी वजह से अमेरिका वो चाहता था कि चीन की बादशाहत खत्म हो, चीन की जो वो एक मोनोपोली है वहाँ पर, मोनोपोली। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रही है? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मानने ना मानने की बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो एक जो डिप्लोमेसी एक तरफ चलती है और दूसरी तरफ जो है अपनी बात मनवाने के लिए उनकी एक रणनीति होती है। तो अमेरिका हमेशा एक रणनीति पे काम करती है। आपने बांग्लादेश में देखा क्या हुआ, जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने खून पसीने बहाए, जवानों को गवा दिया, उस बांग्लादेश ने भारत के साथ गद्दारी की। वो 71 की बात आप याद कीजिए कि बांग्लादेश क्या था। ठीक है, तो पाकिस्तान का भी इसमें हाथ हो सकता है ना, पाकिस्तान का भी हाथ हम मान सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जब हुआ था उस दौरान जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों का ही नाम आ रहा था। तो इस बार जो नेपाल में हुआ तो इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, आप मानते हैं? विदेशी फंडिंग भी हो सकती है इसमें? संभावना है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी जो जिस तरह की रिपोर्ट है, जिस तरह के एविडेंस मिल रहे हैं, विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी तात्कालिक जो उनकी मांगे थी कि किसी तरह से ओली सरकार को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ओली सरकार दमनकारी नीति अपना रही थी, भ्रष्टाचार पर कोई तो ओली सरकार को हटाने के लिए आखिर जेनजी का इस्तेमाल क्यों? देखिए, कोई जब षड्यंत्र होता है तो वो आपको अभी नहीं दिखेगा। आप ऊपर की चीज़ें देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और गोलियां चल रही है, लेकिन इसके पीछे में एक तैयारी हुई थी। लेकिन कृष्णकांत जी, अगर ये देखा जाए जेनजी का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है, जेनजी तो वोट भी नहीं डाल सकते ना, क्योंकि उनकी जो उम्र होती है वो 15 तक की ही है, वो तो वोट भी नहीं डाल सकते। फिर उनका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है राजनीति के लिए? देखिए, राजनीति में सब कुछ होता है, सब कुछ जायज होता है। जो आप देखेंगे कि जनरल नेक्स्ट को ये जेनजी का ये सवाल नहीं था। जेनजी ये चाहती थी कि उसे 6 बातें थी पूरे इस परिदृश्य में आपको समझाते। पहली बात थी कि जेनजी पर एक उन्होंने रोक लगा दी। दूसरी बात थी कि वहाँ पर नेपाल के अंदर में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे था। तीसरी बात थी कि 3 बड़े घोटाले 2021 से लेकर 2024 के बीच में 3 बड़े घोटाले किए, जिसमें ओरिएंटल घोटाला भी था, सहकारिता घोटाला भी था। 2 बड़े नाम थे और काफ़ी मैं कह सकता हूं कि 80,000 90,000 करोड़ रुपए के घोटाले वहां किए। लेकिन कृष्णकांत जी, ये सारे मुद्दे तो बाकी वहां के और जो लोग हैं, जनता है, उनको भी तो प्रभावित कर रहे थे। फिर आखिर जेनजी का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? उन्हें क्यों फ्रंट किया गया? उन्हें क्यों सामने लाया गया? देखिए, आपको पता होगा कि 2008 तक वहाँ पर राजशाही थी। हाँ, राजा का शासन था, राजा वीरेंद्र विक्रम साहब वहाँ मौजूद थे। लेकिन अब उसके बाद से जिस समय आंदोलन वहाँ पर चल रहा था कि डीस्टेबलाइज करने की बात थी, जो वह प्रचंड थे, वो चाहते थे कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो और लोकतंत्र की स्थापना करें। आपको पता होगा कि 2008 से लेकर 2025 तक में पिछले 17 सालों में 15 सरकारें वहां पर आई और कोई भी सरकार वहां ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। कारण क्या है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सरकार को पीछे करती जा रही थी और उसका ये परिणाम है कि जनता जनार्दन जो है वहां पर बिल्कुल परेशान थी। भारत के भी जो हाल के संबंध रहे हैं, कृष्णकांत जी, आई रही थी कि प्रचंड की भी इसमें हो सकता है हाथ हो, तो क्या आपको लगता है कि प्रचंड की ही साजिश हो सकती है? क्योंकि वो इसका साथ भी दे रहे थे। नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं भट्टाराई, उन्होंने अब से कुछ देर बाद काठमांडू में कहा कि जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगे बिल्कुल जायज है, सरकार बिल्कुल निरंकुश है, उसको दमन कर रही है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, उन पे गोलियां चलाई जा रही, अपने नागरिकों पे गोलियां चलाई जा रही है। आपको एक आंकड़े बता दें कि कई लोगों की मौतें हैं, हल्का की सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो 19 की बात की जा रही है। 400 से ज़्यादा लोग वहाँ घायल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कुल मिलाकर जो नेपाल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, अपने मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता था, जहाँ पर पूरी दुनिया भर से जो हिंदू खासकर लोग हैं वहाँ पर जाते थे, पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करते थे, आज वो नेपाल जल रहा है। पूरे नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, पूरे नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये नेपाल जल रहा है और नेपाल के जलने में किसकी साजिश है, इसी को लेकर हम आज बात कर रहे हैं कि आखिर जेनजी का नेपाल में
क्या इसमें भूमिका रहा है नेपाल जलने में? मंत्री के इस्तीफे को जीत बताया है, तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि बालिन शाह जो कि वहां के मेयर हैं, उन्होंने इस इस्तीफे को जीत बताया है। तो सीधे मैं रुक करती हूँ कृष्णकांत जी के पास। कृष्णकांत जी बताइए कि ये जो जेनजी है, क्या ये जेनजी आगे आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी क्या खतरा साबित हो सकता है, जिस तरह से नेपाल में आज प्रदर्शन हमने देखा? संगीता, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं इसमें 2-3 बातों पे रोशनी डालना चाहूँगा। जो बालेन शाह जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी एक बड़ी जीत मानी जाएगी। जिस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आखिर सरकार को झुकना हुआ है, इस्तीफे का दौर चल रहा है, तो एक तो बड़ी बात हुई है, वो अपनी बात मनवाने में सफल है। लेकिन दूसरी जो चुनौती नेपाल के सामने में है कि आखिर किसको सरकार में लाया जा रहा है, किसके सहमति से सरकार बन रही है। लेकिन कृष्णकांत जी, मेरा सवाल है कि अमेरिका के लिए कितना, क्या अमेरिका में इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्या? संगीता, उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। जैन जी जो जीत हुई है नेपाल के अंदर में, न केवल अमेरिका के लिए मैसेज है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज दिया है कि आने वाले समय में किसी भी राष्ट्र के लिए जो जैन जी है एक ताकत बन के उभरता जा रहा है। इसको आज न कल स्वीकार किया जाता है तो चौंकाने वाले परिणाम होंगे, न केवल न केवल अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज है कि आने वाले समय में जो युवा शक्ति है, जो जैन जी है, वो निश्चित रूप से इस मार्फत, एक आंदोलन के मार्फत आपको सरकार की सत्ता पर पहुंच सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में आपको देखना होगा कि अन्य मुल्कों में, अन्य देशों में इस तरह की बात होगी। भारत में भी आपने देखा कि आंदोलन कई हुए हैं। जेपी आंदोलन हुए थे और जेपी आंदोलन से राष्ट्र की दिशा और दशा तय की गई थी। बड़ा आंदोलन हुआ था और आंदोलन इसलिए जीत मानी गई थी क्योंकि युवा शक्ति वहां पर थी। उसी तरह से आज नेपाल में युवा शक्ति ने दिखा दिया कि अगर युवा शक्ति अपनी ताकतों पे आ जाए, अपने ऊपर भरोसा कर ले, तो कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, सत्ता तक पहुँचना नहीं चाहती है जैन जी, सिर्फ वो अपने शक्ति का एहसास कराना चाहती है, अपनी मांगे मनवाना चाहती है और ये चाहती है कि उनकी जो मांगे हैं उसके तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन कृष्णकांत जी, इस बीच देखिए एक सवाल ये भी उठ जाता है कि नेपाल जैसे हिंदू बहुल देश में युवा अचानक सेक्युलरिज्म और कट्टरपंथ के एजेंडे को लेकर क्यों अपना रहे हैं? ये भी एक खबर आ रही है कि सेक्युलरिज्म का भी मैटर सामने आ रहा है। बिल्कुल संगीता, आपने सही बात कही है कि नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। नेपाल में कोई ओवरनाइट चीजें नहीं हुई है जी। राजा जो थे विक्रम शाह, उनके जाने के बाद नेपाल में जितनी भी सरकारें आई हैं, वो सरकारें अपने मकसद में कामयाब नहीं रही और लोगों को जो सुविधाएं चाहिए थी, लोगों की जो मांगे थी, जो रोजगार चाहिए था, जो बेरोजगारी थी, जो शिक्षा की दशा थी, और जो नेपाल बिल्कुल एक शांतिप्रिय देश में जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था, उनके सुविधाओं का, विकास का, मूलभूत चीज़ों का, वो नहीं हुआ। वहाँ के बच्चे अभी भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तकनीक सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर, खासकर भारतवर्ष में भी आते हैं। तो ये चुनौतियाँ थी वहाँ पर। अगर इन चुनौतियों को एड्रेस किया जाता तो आज नेपाल के हालात बेहतर होते, ना कि नेपाल अपने मूलभूत चीज़ों के लिए संघर्ष करता। और जैन जी की जो आप बात कर रहे हैं, जैन जी एक शक्ति के रूप में उभरी है। पहली बार दुनिया के अंदर में नेपाल, जो कि हिंदू बहुल राष्ट्र है, वहाँ पर जैन जी ने बता दिया है कि जैन जी की एक ताकत है, जैन जी एक बल है। उस बल की बातों को सुनना होगा। अगर ओली जो कल कह रहे थे कि हम मांगों के आगे नहीं झुकेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, आज वही ओली ना केवल मांगे माने हैं, इस्तीफा दिया है, बल्कि देश छोड़ने के लिए राजी हो गए। तो इस बात को दर्शाता है। लेकिन इस्तीफा दे दिया, सारी मांगे मांग ली गई। अभी भी आप देखिए ना तस्वीरों में, टीवी स्क्रीन पर साफ साफ जो प्रदर्शनकारी हैं अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए कृष्णकांत जी, सुरक्षा भी जो है भारत और नेपाल की सीमा पर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्या लगता है कि भारत को इस युवा क्रांति में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर चुप बैठना चाहिए? इसको आप कैसे, क्या आप देखते हैं? संगीता, इसको जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं, दो देशों के बीच में संबंध होते हैं, बायलैटरल होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उसमें हम किसी दूसरे मुल्क की जो आंतरिक स्थिति है उसमें हम दखल नहीं देते हैं। हाँ, नज़र बनाए रखते हैं। जो भारतीय थिंक टैंक है, नेपाल में क्या हो रहा है उसका असर भारत पे पड़ता है, इसमें नज़र बनाए हुई है सरकार। लेकिन वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि नेपाल का ये आंतरिक मामला है। और नेपाल इस मसले को मुझे लगता है कब से कुछ देर बाद, क्योंकि जो वहाँ घटक दल हैं, खासकर गठबंधन की सरकार थी, वो बैठ के इसको हल निकालेगी। हाँ, एक बात ये
हमें कहना होगा आपको कि वहाँ पर जो अभी आंदोलन किया गया था, उस आंदोलनकारी की मांगें केवल लेकिन नजर बनाए हुए रखेंगे तो कृष्णकांत जी, कि आपको नहीं लगता है कि कोई अस्थिरता भी पैदा हो जाए, भारत के लिए रणनीतिक खतरा भी बन जाए? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि साथ ही जैसा कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है नेपाल से सटे हुए, उनके लिए कुछ खतरा नहीं होगा क्या? भारत और नेपाल का बेटी रोटी का संबंध रहा है, काफी रिलेशंस हैं। आपको जो खासकर बिहार में जो मिथिला रीजन है, मिथिला के कई लोग नेपाल जाते हैं, माँ जानकी की पूजा आराधना करते हैं और काफी अच्छे संबंध है साथ बने हुए हैं। कृष्णकांत चौधरी जी, कृष्णकांत जी बताइए कि जिस तरह से आज नेपाल में जेनजी ने पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया, हो सकता है नेपाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे थे या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भी बातें सामने आ रही है, ये सारे मुद्दों को लेकर जेनजी सड़कों पर उतरी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये भी उठ जाता है कि आखिर जेनजी को नियंत्रित भी अगर करना हो, वो कैसे किया जाए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कृष्णकांत जी। उससे नियंत्रित कैसे किया जाए? सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा या फिर किस तरह से? क्योंकि नियंत्रण भी करना रखना जरूरी हो जाता है। संगीता, अभी आपकी बात पे मैं आता हूँ, इससे पहले दो बड़ी बातें हुई है वहाँ पर कि राष्ट्रपति के इस्तीफे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, और दूसरी बड़ी बात जो है कि वहाँ के सेना प्रमुख हैं अशोक राज सिंहदेल, अभी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं अब से कुछ देर में, क्योंकि अराजकता की स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने दिया, मेरे पास समय की कृष्णकांत जी कमी है, बस आप आखिरी कमेंट दे दीजिए 10 सेकंड में कि आखिर जेनजी को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? नियंत्रण किया जा सकता है संगीता, अगर सरकार एक कंसोलिडेट हो अपनी बातों को लेकर कि हम सरकार में सही व्यक्ति को रखेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रखेंगे, रोजगार हम देंगे, लोगों की मांगे हैं उनको सुनेंगे। अगर सरकार ऐसा करती है, लोगों की मांगे सुनती हैं, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी। आप पूरी तरह से सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप नियामक बना सकते हैं, आप आयोग बना सकते हैं, आप एक लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, आपको कितनी स्वतंत्रता चाहिए, कितना फ्रीडम ऑफ एक्सेप्शन चाहिए। आपको इस बात के लिए सरकार को एक आयोग का गठन करना पड़ेगा, नियामक बॉडी बनानी होगी, उसके बाद हम नेपाल पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है कृष्णकांत जी, आपने जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। आप जुड़े तो देखिए जिस तरह से जेनजी ने पूरे नेपाल में एक अशांति का माहौल बना दिया और वहां की सरकार का एक तरह से आप देख लीजिए तख्ता पलट हो चुका है। पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया, साथ ही जैसे कि खबरें आ रही है राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने पीएम के इस्तीफे को मंजूरी भी दे दी है, मंत्रियों को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। तो फिलहाल जो है जेनजी जो है प्रदर्शन अभी भी सड़कों पर लगातार जारी है और हमारी नजर लगातार नेपाल पर बनी हुई है कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और सुदर्शन न्यूज लगातार आपको अपडेट करता रहेगा।